हेलो स्टूडेंट, आज मैं तुम्हें पहली बार YouTube पे साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। और चैप्टर भी मुझे बहुत पसंद है, मोशन। और मेरा ये पूरा यकीन है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ये तुम्हारा भी फेवरेट चैप्टर बन जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे बातों को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। और शुरू करने से पहले मैं ये भी तुम सभी को बता दूं कि इस चैनल पे हम किसी एग्जाम या मार्क्स का टेंशन लेके नहीं पढ़ेंगे, खासकर जब हम साइंस जैसा अच्छा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। हम तो ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि अगर हमें इसके ऊपर कोई एग्जाम नहीं भी देना होता तो भी हम इतना ही इंटरेस्ट से पढ़ते, क्योंकि सब्जेक्ट है ही इतना इंटरेस्टिंग। तो चलो भाई, मोशन के बारे में बात करना शुरू करते हैं। और इस चैप्टर का शुरुआत सबसे पहले मैं एक सवाल उठा के करना चाहूंगा। ये सवाल सुनने में तुमको थोड़ा अटपटा सा लग सकता है, अटपटा है भी, लेकिन ये सवाल उठाना जरूरी बहुत है। सवाल ये है कि हम कब कहते हैं कि अ बॉडी इज इन मोशन? व्हेन इज अ बॉडी सेड टू बी इन मोशन? अब तुम बोलोगे सर इसका जवाब तो बड़ा आसान सा है, हमें पता रहता है जब बॉडी हिल रहा होता है तो वो बॉडी मोशन में है ना? इसमें ज्यादा दिमाग क्या लगाना है। लेकिन फिर भी अगर तुमको पूरा शब्दों में समझाना होगा कि कब हम बॉडी को देखते हैं और कहते हैं कि ये मोशन में है, तो क्या बोलोगे? जैसे एक बात बताओ, मैं मोशन में हूं कि नहीं? चलो मेरा तो बोल दोगे मुंह हाथ हिल रहा है। ये स्क्रीन मोशन में है कि नहीं है? ये मोशन में है या रेस्ट पे है? रेस्ट पे मतलब रुका हुआ है या मोशन में है? अब ज्यादातर लोग तो यही कहेंगे और सोचेंगे कि हाँ भाई, ये टीवी तो दीवार से सटा हुआ है तो पक्का रेस्ट पे ही होगा। लेकिन एक बात बताऊं, ये जो मेरा रूम और स्टूडियो है ये किसी बिल्डिंग में नहीं है। ये सेटअप मैं एक बस में लगा के रखा हूं, बस, रास्ते में चलने वाला बस, गाड़ी। और ये बस अभी चल रहा है, बहुत धीरे धीरे चल रहा है, रास्ते में तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं अभी एक बस के अंदर हूं। और बस के एक दीवार पे ये टीवी लगा हुआ है, उधर सामने कैमरा लगा दिया हूं, मैं खड़ा हूं, लेकिन ये पूरा बस चल रहा है। हाँ, अब तुम बोलोगे सर मजाक करना बंद करो। भाई जो मैं कह रहा हूं वो मानना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। नामुमकिन है क्या बस में ऐसे एक सेटअप बनाना? हो ही सकता है। और अगर ये बस चल रहा है तो बताओ ये टीवी रेस्ट में है या मोशन में है? अब बोलोगे सर अब अगर बोल ही रहे हो कि बस चल रहा है तब तो ये टीवी मोशन में होगा। यानी जब तक मैं ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया था कि ये रूम बस में है और ये पूरा रूम चल रहा है, तब तक तुम्हें देख के यही लग रहा था कि ये टीवी रेस्ट पे है। लेकिन जब इस टीवी के सराउंडिंग्स के बारे में मैं तुम्हें और बताया, तब तुम्हारा आंसर बदल गया। यानी कोई चीज मोशन में है या रेस्ट में है, उसे देख के बताना उतना आसान नहीं है भाई। अब तुम बोलोगे सर आप तो मुश्किल बना दिए ना ये अनरियलिस्टिक सा सिचुएशन लेके कि आपका स्टूडियो रूम नहीं बस के अंदर चल रहा है। तो चलो ठीक है, माना कि अब मैं तुम लोग से मजाक नहीं करूंगा, सच कहता हूं। हाँ भाई, मेरा रूम एक बिल्डिंग के अंदर है, पूरा बिल्डिंग तो चलेगा नहीं, बिल्डिंग रुका हुआ है। अब बताओ ये टीवी हिल रहा है कि रेस्ट पे है, मोशन पे है या रेस्ट पे है? तब तुम शायद यही बोलोगे अब तो सर ये टीवी अगर रुके हुए बिल्डिंग के रूम में है तो ये रेस्ट पे ही होगा। लेकिन क्या सभी लोग यही आंसर देंगे कि ये टीवी रुका हुआ है? नहीं भाई, सोच के देखो, अगर कोई एस्ट्रोनॉट जाके चांद पे बैठ जाए और खूब देर तक इस टीवी को देखता रहे तो वो क्या बोलेगा? भाई वो तो देखेगा कि पूरा धरती घूम रहा है, और वो ये भी देखेगा कि भाई ये बिल्डिंग इस धरती पे लगा हुआ है और बिल्डिंग के एक रूम के अंदर ये टीवी लगा हुआ है, तो धरती के साथ साथ ये टीवी भी घूम रहा है। तो क्या उसका ये कहना गलत है कि ये टीवी मोशन में है? या तुम गलत हो जो बोल रहे हो कि ये टीवी रेस्ट पे है? कौन सही कौन गलत? तो इस बात का सही जवाब है कि दोनों ही अपने अपने जगह सही हैं। यहां कोई एक श्रेष्ठ सही बात नहीं है कि तुम ही सही बोल रहे हो टीवी रेस्ट पे है, या एस्ट्रोनॉट सही बोल रहा है कि नहीं टीवी मोशन में है। दोनों ही अपने अपने जगह सही है। देखो, मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि कोई बॉडी रेस्ट पे है या मोशन पे है, ये देखने वाले के नजरिए पे डिपेंड करता है। अगर देखने वाले के हिसाब से उस बॉडी का पोजीशन समय के साथ नहीं बदल रहा है, तो वो देखने वाला यानी वो ऑब्जर्वर बोलेगा कि बॉडी रेस्ट पे है। लेकिन अगर उसके हिसाब से पोजीशन बदल रहा है तो वो बोलेगा कि मोशन में है। यानी वेदर अ बॉडी इज इन मोशन और नॉट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर। और ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जो देखने वाले के नजरिए पे निर्भर करते हैं, वैसे फिजिकल क्वांटिटीज को कहते हैं रिलेटिव फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिक्स में कई सारे क्वांटिटीज रिलेटिव होते हैं, यानी कौन ऑब्जर्व कर रहा है उस पर डिपेंड करते हैं। लेकिन कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे हैं जो एब्सोल्यूट होते हैं, यानी उनके वैल्यूज ऑब्जर्वर पे नहीं डिपेंड करते। जैसे टेम्परेचर। अब जैसे आज अगर मेरे शहर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो सभी के लिए इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। हाँ, हाउ हॉट और हाउ कोल्ड ये शब्द रिलेटिव है वापस, क्योंकि हो सकता है कि कोई साइबेरिया से आए, ठंडे जगह से आए, तो उसको ये 25 डिग्री बहुत हॉट लगने लगे, भाई कितना गर्म लग रहा है। लेकिन यही कोई बड़े गर्म अफ्रीकन कंट्री से यहां आएगा तो उसको यही 25 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ठंडा लगेगा। तो वेदर द सिटी इज हॉट और कोल्ड इज रिलेटिव, बट द टेम्परेचर ऑफ द सिटी इज एब्सोल्यूट। तो रिलेटिव क्वांटिटीज और एब्सोल्यूट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में फर्क समझ में आ रहा है? मोशन इज रिलेटिव। कोई बॉडी मोशन में है या नहीं ये बात ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। और ये बात भी सोचने वाला है
कि जब ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा किसी बॉडी को, वो समझेगा भी कैसे कि पोजीशन बदल रहा है। अच्छा मेरे को एक बात बताना, तुमको पता है कुछ साल पहले इलन मस्क का 2 कंपनी है, टेस्ला, स्पेसएक्स, पता होगा। कुछ साल पहले उसने टेस्ला का एक गाड़ी, शायद पता नहीं कौन सा था, रोडस्टर या ऐसा कुछ, उसने उसे स्पेसएक्स के एक रॉकेट के अंदर डाल के स्पेस में भेज दिया था पूरे गाड़ी को। अब मान लो कि ये गाड़ी उधर स्पेस में छूट जाता और फिर बहुत साल बाद तुम पढ़ लिख के एस्ट्रोनॉट बन गए और तुम एक स्पेस मिशन में गए, अपने स्पेस शटल से कूद के बाहर निकल गए और स्पेस में तैरते तैरते अचानक से तुमको ये बहुत साल पुराना ये टेस्ला का गाड़ी दिखाई दिया। अब देखो मैं तुम्हारे पीओवी में आ गया, तैरते तैरते ऐसे गाड़ी दिखाई। अब तुमको क्या दिखाई देगा ये मैं तुमको दिखाने जा रहा हूँ। हाँ ध्यान से देखना कि तुम क्या देखे स्पेस में तैरते तैरते। तो तुमको दिखाई दिया ये चीज होता हुआ। तो अब बताओ मेरे को कि क्या तुम तैरते तैरते गाड़ी के तरफ चले गए थे या गाड़ी तैरते तैरते तुम्हारे तरफ आ गया था? फिर से देख के बताना। अब हो सकता है कुछ लोग ने अपने भावनाओं को यह समझाया कि भाई ये लगता है ये गाड़ी मेरे तरफ आ रहा है, लेकिन कुछ लोग ने ये अपने आप को समझाया होगा कि नहीं भाई तैरते तैरते हम गाड़ी की तरफ जा रहे थे, और कुछ लोगों ने ये भी समझाया हो सकता है कि शायद दोनों चीज एक साथ हो रहा था। अभी तो कुछ बैकग्राउंड में है नहीं ना, स्पेस में वो पूरा अंधेरा है, काला है, तारे वगैरह कुछ नहीं दिख रहे हैं, ब्लैक बैकग्राउंड है पूरा। तो गाड़ी तुम्हारे तरफ आया, तुम गाड़ी की तरफ आए, दोनों चीज हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए वेदर अ बॉडी इज इन मोशन और नॉट, इस बात का कोई यस या नो वाला आंसर सही गलत नहीं होता है। ये पूरी तरह ऑब्जर्वर के राय पे डिपेंड करता है। वो कहता है मेरे हिसाब से रेस्ट पे है तो वो अपने जगह सही है, किसी दूसरे ऑब्जर्वर को वो सेम बॉडी लगता है कि मोशन में है तो वो अपने हिसाब से सही है। आगे चल के कुछ टाइम बाद कोई बॉडी सच में हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है, यानी उसका पोजीशन बदल रहा है कि नहीं, ये बात तय करने के लिए ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल के एक चीज यूज करता है। लेकिन वो क्या है वो अभी हम ध्यान नहीं देंगे। अभी सिंपल समझो कि बॉडी का सराउंडिंग को देख के ऑब्जर्वर ये डिक्लेयर कर देता है कि बॉडी इज इन मोशन और रेस्ट। अगर तुम ऑब्जर्वर हो और तुम्हारे नजर में, मतलब तुम्हारे फील्ड ऑफ व्यू में अगर किसी बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है तो तुम बोलोगे कि वो बॉडी मोशन में है। मतलब अभी मेरा आंख खुला है, मैं एक बार सब चीजों को अपने रूम में देख लिया, फिर आंख बंद किया और अब आंख को वापस खोला, तो पहले मेरे नजरिए के हिसाब से कैमरा यहां था और अब मेरे नजरिए के हिसाब से कैमरा यहां है, तो मेरे लिए कैमरे का पोजीशन बदल गया। तो मैं ये बोलूंगा कि कैमरा मूव हुआ है, पूरा रूम ही मेरे लिए मूव हो गया है। और फिजिक्स ये बात कहता है कि मेरा ऐसा कहना कुछ गलत नहीं है। देयर इज नथिंग रॉन्ग टू से दैट विद रिस्पेक्ट टू मी दिस रूम मूव्ड। ऐसा मत सोचना नहीं सर हमें तो लेकिन पता है ना कि आपका रूम तो रेस्ट में है, आप घूमे हो। तो भाई फिर से याद करो, चांद से जो देख रहा है उसके लिए रूम मूविंग ही है ना, अर्थ घूम रहा है, इसलिए यहाँ किसी का बात सही किसी का बात गलत नहीं है। तो तुम बोलोगे कि मैं घूमा, मैं बोलूंगा मैं नहीं घूमा, मेरे अराउंड का दुनिया घूम गया, दोनों अपने जगह सही है। मोशन इज रिलेटिव। और इसी बात को मैं यहाँ लिख के मोशन चैप्टर का शुरुआत किया कि भाई a body is said to be in motion if it changes its position with time and with respect to an observer। यानी अगर एक ऑब्जर्वर को ये दिखा कि एक बॉडी का पोजीशन चेंज हुआ है समय के साथ, तो उस ऑब्जर्वर के हिसाब से बॉडी मोशन में है। और भाई ऑब्वियसली ये बात समझ में आ रहा है ना कि पोजीशन बदल रहा है कि नहीं, ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। अरे भाई तुमको अगर एक गाड़ी का फोटो दिखा दूंगा, फोटो देख के थोड़ी समझ में आएगा कि गाड़ी पार्क्ड है या चल रहा था। वीडियो दिखाने से समझ में आएगा ना कि गाड़ी अगर धीरे धीरे हिल रहा था या पार्क था। तो ऑब्वियसली चेंज इन पोजीशन ओनली कैन कम विद पैसेज ऑफ टाइम। तो ये बात जो लिखा हूं कि व्हेन इज अ बॉडी सेड टू बी इन मोशन, ये समझ में आ रहा है। यहाँ पे अभी यंगर क्लास में हम ये बात भी ऐड कर सकते हैं कि एन ऑब्जर्वर विल जज वेदर अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद टाइम और नॉट by looking at the surrounding of the body। मैं ये लिखा नहीं हूं, तुम चाहो तो लिख सकते हो। तो अब अगर तुमको समझ में आ गया है कि when is a body said to be under motion and the fact that motion is relative, अब अपना नेक्स्ट काम ये बनता है कि जब हम एक हिलते हुए बॉडी को देखते हैं तो इसका मोशन किस किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। सिर्फ ये बात बोलना कि भाई ये बॉडी हिल रहा है तो ठीक है, लेकिन जरा उसके मोशन के बारे में और समझाना कि किस तरीके से हिल रहा है, हिल के कहां जा रहा है, कितना तेज है, अपना गति बदल रहा है या नहीं, दिशा बदल रहा है या नहीं, ये सब इन्फॉर्म करके हम उसके मोशन को और अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो हमारे डिस्कशन का नेक्स्ट हिस्सा यही होने वाला है, हाउ टू डिस्क्राइब मोशन। और मोशन डिस्क्राइब करने के लिए कई सारे फिजिकल क्वांटिटीज का यूज किया जाता है। उनमें से कुछ तुम यंगर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। जैसे कि अगर हमें यह समझाना है कि कोई बॉडी कितना तेज या कितना धीरे है, यानी हाउ फास्ट और स्लो अ बॉडी इज मूविंग, देन वी यूज द फिजिकल क्वांटिटी स्पीड। यही तो है ना स्पीड। स्पीड टेल्स अस हाउ फास्ट और हाउ स्लो अ बॉडी इज मूविंग। लेकिन अगर स्पीड एक ऐसा क्वांटिटी है दैट विल टेल अस हाउ फास्ट और हाउ स्लो अ बॉडी इज मूविंग,
तो उसको मेजर कैसे करे, यानी नंबर कैसे दे स्पीड को। सिर्फ फास्ट बोलने से तो समझ में नहीं आ जाता ना कि एक्चुअली कितना फास्ट। नंबर्स बनाए तो इसलिए हैं ताकि मेजरमेंट्स को एकदम एग्जैक्ट करके बता पाए। तो स्पीड एग्जैक्टली मेजर कैसे करेंगे, हाउ टू मेजर हाउ फास्ट और स्लो अ बॉडी इज मूविंग। ये बात को हम यंगर क्लासेस में पढ़ते तो हैं, लेकिन शायद उतना ज्यादा इसके बारे में सोचते नहीं है। इसलिए मैं वक्त रहते 9 में एक बार तुम्हारे दिमाग में वापस से इन सवालों को खड़ा करना चाहता हूं कि हाउ एग्जैक्टली हैव वी डिसाइडेड टू मेजर स्पीड। देखो हम यहाँ 3 केस देखेंगे, तीनों केस में 2-2 गाड़ी है और ये गाड़ी हिल रहे होंगे। देख लो भाई, 2 कार है, कार ए कार बी। पहले फर्स्ट केस में आ जाते हैं। ये अपना केस 1 है, ये वाला भूल जाओ, ये है केस 1। कार ए 100 मीटर गया 20 सेकंड में, कार बी 100 मीटर गया 25 सेकंड में। बताओ कौन ज्यादा तेज था? भाई कार ए ज्यादा तेज था। दोनों ही सेम डिस्टेंस कवर किए हैं, लेकिन ये जल्दी कर लिया है, तो पक्का बात ए ज्यादा तेज चलाया होगा। अरे भाई दोनों कार को अगर सेम डिस्टेंस कवर करना है, जो ज्यादा जल्दी खत्म किया वही ज्यादा तेज। ओलंपिक वाले लोग यही करते हैं ना, ये जानने के लिए कि कौन सा ह्यूमन सबसे फास्ट है। सबको बोले 100 मीटर ही भागो, 100 मीटर रेस। उसेन बोल्ट सबसे कम टाइम में भागा है, इसलिए उसको कहते हैं फास्टेस्ट है। अब सेकंड केस पे आओ। सेकंड केस में कार ए और कार बी दोनों सेम टाइम के लिए भागे हैं, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग कवर किए हैं। इस बार कौन ज्यादा तेज? इस बार कार बी ज्यादा तेज, क्योंकि सेम टाइम देने पे, दोनों कार्स को सेम टाइम देने पे कार बी ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है। यानी कि एक फिक्स टाइम देने पे जो बॉडी ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा वो ज्यादा तेज। लेकिन अब थर्ड केस पे आओ। थर्ड केस देखो भाई, यहां पे केस 1 और केस 2 की तरह नहीं है। केस 1 की तरह नहीं है कि दोनों बॉडी सेम डिस्टेंस भगवाए थे सबको, दोनों को 100 मीटर भगवाए थे, फिर कौन जल्दी ट्रैवल किया सिर्फ ये देख के कह दे कि भाई वही ज्यादा तेज है। या केस 2 की तरह भी नहीं है कि दोनों को सेम टाइम के लिए भागने दिए, जो ज्यादा डिस्टेंस कवर किया वो ज्यादा तेज है। यहाँ तो दोनों ही चीज अलग है, डिस्टेंस भी अलग है, टाइम भी अलग है। अब डिस्टेंस या टाइम में से कोई एक चीज देख के हम नहीं कह सकते कि हु इज फास्टर या स्लोअर। तो अब हम ये करेंगे कि इस केस 3 को अपने पुराने दोनों केस में से कोई एक केस बना लेंगे, क्योंकि उसमें कंपैरिजन करना बड़ा इजी था। एक काम करते हैं, हम इसको पर्टिकुलरली केस 2 की तरह बना देते हैं। याद करो केस 2 में क्या था, दोनों को सेम टाइम दिया गया था। सेम टाइम में जो ज्यादा डिस्टेंस कवर किया उसको हम बोले कि ज्यादा फास्ट है। तो हमें इस केस को इस केस बनाने के लिए ये सोचना होगा कि अगर दोनों कार को सेम टाइम दिया होता तब जाके दोनों कितना डिस्टेंस कवर करते। यहाँ तो 6 सेकंड है, यहाँ 4 सेकंड है। पहले दोनों को हम सेम बना देते हैं। कैसे सेम बना सकते हैं भाई? मैथ्स हमें कई सारे तरीके देता है। एक आइडिया तुम्हारे दिमाग में आ सकता है, एलसीएम कर दे। मतलब कि ये सोचने लगे कि दोनों ही गाड़ी को अगर 12 सेकंड के लिए चलने दिया जाए तो ज्यादा कौन चलेगा। 12 क्यों? क्योंकि वो 6 और 4 का एलसीएम है। भाई अगर पहला गाड़ी 6 सेकंड में 120 मीटर जाता है तो 12 सेकंड में यानी डबल टाइम में 240 मीटर जाएगा, 240। और सेकंड गाड़ी अगर 4 सेकंड में 100 मीटर जाता है तो 12 सेकंड में यानी 3 गुना टाइम में 300 मीटर जाएगा। यानी 12 सेकंड में ये गाड़ी जा सकता है 240 मीटर, ये गाड़ी जा सकता है 300 मीटर। तो सेम टाइम में, क्योंकि ये सेकंड कार ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, अब हम कह सकते हैं कि कार बी इज फास्टर। देखिए कैसे केस 3 को हम केस 2 में कन्वर्ट कर दिए, सेम टाइम का बना के। तुम यहाँ एलसीएम नहीं लगा के यूनिटरी मेथड भी लगा सकते थे। तुम बोलोगे सर टाइम ही को तो सेम करना था ना कंपैरिजन के लिए, तो 12 सेकंड नहीं करके ना मैं ये पूछूंगा अपने आप से कि दोनों को अगर 1-1 सेकंड दिया जाएगा तो कौन ज्यादा ट्रैवल करेगा। तो 6 सेकंड में ये गाड़ी जाता है 120 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना जाएगा? 20 मीटर। और ये 4 सेकंड में जाता है 100 मीटर, तो ये 1 सेकंड में कितना जाएगा? 25 मीटर। तो अब दोनों ही को अगर 1-1 सेकंड दिया जाए तो ये कार बी ज्यादा डिस्टेंस जा रहा है 25 मीटर, तो कार बी मस्ट बी फास्टर। और ये यूनिटरी मेथड वाले में फायदा ये है ना कि ये नंबर्स क्या है उस पर डिपेंड नहीं करते। यहाँ तो जैसे 6-4 है तो अच्छा सा एलसीएम मिल गया था 12, लेकिन कोई बॉडी 1 सेकंड में कितना जाएगा ये जानने के लिए कुछ नहीं करना है। बस जितना भी ये टोटल डिस्टेंस कवर किया है उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। यहाँ 120 मीटर गया था 6 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना जाएगा? यूनिटरी मेथड सीधा कहता है 120/6, 20 मीटर जाएगा 1 सेकंड में। तो इसीलिए ये जो यूनिटरी मेथड करके हम निकाल रहे हैं कि भाई 1 यूनिट टाइम में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इस टाइप का मेजरमेंट बहुत अच्छा है ये बताने के लिए कि कोई बॉडी कितना तेज या कितना धीरे है। एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ स्पीड इज मेजर्ड, बाय मेजरिंग हाउ मच डिस्टेंस अ बॉडी कवर्स पर यूनिट टाइम। या हम लास्ट में क्या बोल देंगे कि भाई यहाँ 1 यूनिट टाइम में, यहाँ यूनिट है सेकंड, यानी 1 सेकंड में ये बॉडी कवर करता है 20 मीटर, तो इस बॉडी का स्पीड है 20 मीटर इन 1 सेकेंड या 20 मीटर पर सेकेंड। स्पीड का यूनिट भी यही होगा। अगर डिस्टेंस मीटर में और टाइम सेकेंड में तो तुमको पता होना चाहिए मीटर पर सेकेंड स्पीड का यूनिट हो जाएगा। लेकिन किस तरीके से हम लोग मेजरमेंट को डेवलप किए हैं समझ में आ रहा है कि बॉडी कितना डिस्टेंस कवर किया
उसको अगर हम इस बात से डिवाइड कर दे कि वो उसको कितना टाइम लगा वो डिस्टेंस कवर करने में, तो यूनिटरी मेथड के कारण हमें ये पता चल रहा है कि भाई वो बॉडी 1 सेकंड में कितना कवर किया होगा। और यही वाला वैल्यू हाउ मच डिस्टेंस द बॉडी कवर्ड इन 1 सेकंड, दिस वैल्यू विल बी इट्स स्पीड। इसका स्पीड निकला था 20 मीटर पर सेकंड, इसका स्पीड निकला था 25 मीटर पर सेकंड। तो दैट इज व्हाई बी इज फास्टर देन ए। और इसी समझ को मैं यहां पर लिख दिया हूं कि स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। और यहां स्पीड का यूनिट क्या होगा ये तो इस पर डिपेंड करता है कि तुम डिस्टेंस को किस यूनिट में मेजर कर रहे हो, टाइम को किस यूनिट में मेजर कर रहे हो। चलते हुए गाड़ियों के डिस्टेंस हम यूजुअली किलोमीटर में मेजर करते हैं और टाइम को आवर में मेजर करते हैं। तो गाड़ियों के स्पीडोमीटर में स्पीड दिखाता है किलोमीटर पर आवर में। लेकिन स्पीड के ऐसे तो बहुत यूनिट हो सकते हैं। बचपन से बड़े तक अपना हाइट के बढ़ने के रेट को नापना है, यानी किस स्पीड से तुम सालों साल लगा के जमीन के ऊपर आ रहे हो, बहुत धीरे धीरे आ रहे हो ना हाइट जब बढ़ रहा है तो शायद तुम सेंटीमीटर पर ईयर में मेजर करना चाहोगे। तो सेंटीमीटर पर ईयर इज ऑल्सो यूनिट ऑफ स्पीड। लेकिन अगर ऐसा यूनिट का बात करें तो क्योंकि डिस्टेंस का ऐसा यूनिट है मीटर और टाइम का ऐसा यूनिट है सेकंड, तो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड विल बी मीटर्स पर सेकंड। ओके, तो अगर तुमको ये समझ में आ गया कि व्हाट इज स्पीड एंड हाउ आर वी मेजरिंग स्पीड, तो खुशखबरी ये है कि अब हमें पता है हाउ फास्ट और हाउ स्लो बॉडी इज मूविंग। लेकिन इसी के साथ एक आता है बुरा खबर। बुरा खबर क्या है, इस बात को इस एग्जांपल में समझो। मान लो एक गाड़ी है, वो 100 मीटर कवर करता है 20 सेकंड में। कवर करने के बाद ड्राइवर निकल के आया, भाग के आया, तुमसे पूछा कि अरे भाई बताना मेरा स्पीड कितना रहा। तुम बोलोगे हाँ भाई ताजा ताजा सीखे हैं, ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन करके निकाल देंगे। तो 100 मीटर बाय 20 सेकंड इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। गाड़ी वाले को बोले भाई तुम्हारा स्पीड रहा 5 मीटर पर सेकंड। तो ड्राइवर ये बात सुनते ही बोला कि भाई लेकिन मैं जब ये गाड़ी चला रहा था तो मेरा स्पीडोमीटर तो कभी मेरे को देख रहा था कि मैं 4 पे है, फिर कभी देखा 7 मीटर पर सेकंड पे है, फिर कभी 2 मीटर पर सेकंड है। रास्ते में उबड़ खाबड़ आ गया था तो 1 मीटर पर सेकंड पे भी आ गया था। रास्ता खाली मिला था तो मैं 12-13 मीटर पर सेकंड पे भी चलाया था। तुम ये जो मेरे को स्पीड बताए 100/20 करके 5 मीटर पर सेकंड, ये मेरा स्पीड कब था? और फिर तुम भी सोच में चले जाओगे कि हाँ भाई 100 मीटर ये कवर किया, बिल्कुल किया। 20 सेकंड लगाया, हाँ लगाया। वहां से यूनिटरी मेथड लगा के तुम बोल दिए कि तुम्हारा स्पीड था 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये बात तो जरूरी नहीं है कि पूरे टाइम ये गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड के ही कांस्टेंट स्पीड से चला होगा। जरूरी थोड़ी है, कभी तेज कभी धीरे हो के भी तो ये 100 मीटर 20 सेकंड में कवर कर ही सकता है। तो ये जो हम स्पीड मेजर कर रहे हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन करके, ये कब का स्पीड है, ये कैसा स्पीड है? ये आंसर क्या बता रहा है? 5 मीटर पर सेकंड। तुम्हारा मन शायद ये कहेगा सर ये एक मोटा मोटी टाइप का स्पीड बता रहा है, मतलब अराउंड 5 मीटर पर सेकंड पे चला होगा गाड़ी। लेकिन ये असल में किस टाइप का स्पीड है ये तो समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं तुम्हें बता दूं, इस मेजरमेंट से टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन करके हम इस गाड़ी के जर्नी का एवरेज स्पीड मेजर किए हैं। एवरेज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन करके जो ये निकला वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड, ये सिर्फ एक एवरेज स्पीड है। और इसको एवरेज स्पीड ही क्यों बोल रहे हैं, ये बात समझने के लिए तुमको मैथ्स अच्छा से समझना होगा कि एवरेज होता क्या है। मैथ्स अच्छे से समझने के लिए मेरे मैथ्स के वीडियो को भी जाके देख लेना। लेकिन अभी मैं तुमको एक बार यहाँ एवरेज समझा देता हूँ क्या है अच्छे से। अच्छा, मेरे समझाने के पहले बोलो तो व्हाट इज एवरेज। अगर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं फिर उसका एवरेज तुम निकाल दिए तो तुम क्या निकाले हो? व्हाट इज एवरेज। जैसे मान लो यहाँ पर ये सब नंबर्स दिए 2, 3, 5, 9। अब क्लास 9 में इनका एवरेज निकालना तो तुमको आता ही है। तो सर सबको ऐड कर देंगे, फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। यहाँ आंसर निकलेगा 6। इन सबको ऐड किया आया 30, 30/5 के 6। एवरेज इज 6। तो भाई ये 6 है क्या? क्या समझू इस 6 से? एवरेज का मतलब क्या है? तो बड़े ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूं तुमको एवरेज होता क्या है। एवरेज इज दैट नंबर विच if replaces every single observation, the sum of the observation will still remain the same। यानी अगर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन अलग अलग थे 2, 3, 5, 9, 11, इन सब को बदल के मैं उनके जगह बैठा दूं 6, 3 की जगह 6, 5 की जगह 6, सभी की जगह अगर 6 बैठा दूं, अभी भी अगर मैं ये अपने बदले हुए ऑब्जर्वेशंस को ऐड करूंगा तो टोटल वही आएगा जो पहले आ रहा था। देख लो 6 + 6 × 5 30 आ रहा है। तो एवरेज ऐसा नंबर है जो सारे ऑब्जर्वेशन को रिप्लेस कर सकता है और फिर भी टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस नहीं बदलेगा। एवरेज ऐसा खास नंबर है। तो इसीलिए बात समझो, यहाँ पे जो हम ये स्पीड निकाले ना 5 मीटर पर सेकंड, लिख भी देता हूं एक बार 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ जो स्पीड निकाले हैं 5 मीटर पर सेकंड, ये कैसा स्पीड है? तो भाई ये जरूरी नहीं है कि ये गाड़ी पूरे टाइम 5 मीटर पर सेकंड पे चल रहा था, बट हम ये कह रहे हैं कि ये जिस भी अलग अलग स्पीड पे चला होगा पूरा टाइम, उन सब को बदल के
अगर हम पूरे टाइम गाड़ी को 5 मीटर पर सेकंड से ही चलाते तो भी ये गाड़ी सेम ही डिस्टेंस कवर किया होता, 100 मीटर। समझ में आ रहा है? इसीलिए हम इस स्पीड को बोलेंगे एवरेज स्पीड, क्योंकि इफ यू रिप्लेस द एक्चुअल स्पीड ऑफ द कार विद दिस कांस्टेंट वैल्यू स्पीड, पूरे टाइम अगर 5 से चला देंगे तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड फिर भी सेम रहेगा, नहीं बदलेगा। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग सच अ स्पीड एवरेज स्पीड। तो इधर स्पीड के आगे वर्ड लगा देता हूं एवरेज। तो ये समझ में आया कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन जो हम करते आए हैं इतने साल से, उससे हम ऐसा वैसा स्पीड नहीं निकाल रहे, हम तो निकाल रहे हैं एक एवरेज स्पीड। इस 20 सेकंड के इस गाड़ी के जर्नी का एवरेज स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर? लेकिन तुम बोलोगे कि इस गाड़ी का स्पीडोमीटर, गाड़ी ड्राइवर अंदर बैठ के तो स्पीडोमीटर भी देख रहा था ना, तभी वो ये सवाल उठाया कि नहीं भाई मेरा गाड़ी तो पूरे टाइम 5 पे नहीं चल रहा था, कभी 3 पे चला, कभी 4 पे चला, कभी 12 पे चला। तो ये वाले जो स्पीड्स हैं जो स्पीडोमीटर बता रहा है, कभी देखे तो दिखा गाड़ी 4 मीटर पर सेकंड पे है, कभी 7 मीटर पर सेकंड पे है, ये वाले जो स्पीड्स हैं वो कोई एवरेज स्पीड नहीं है, वो पल पल का एक एक मोमेंट का स्पीड बता रहा है। तुम जिस मोमेंट स्पीडोमीटर को देखे उस मोमेंट गाड़ी की स्पीड पे चल रहा था, स्पीडोमीटर वो वाला स्पीड बता रहा है, ना कि कोई एवरेज। इसी बात को मैं यहां पर लिखा भी हूं, स्पीडोमीटर टेल्स अस द स्पीड ऑफ अ पर्टिकुलर मोमेंट बट एवरेज स्पीड इज कैलकुलेटेड ओवर अ ड्यूरेशन। पूरे 20 सेकंड गाड़ी को चलने दिए, स्पीडोमीटर पे कोई ध्यान नहीं दे रहे, बस ये देख रहे हैं कि भाई गाड़ी कितने देर चला और उतने देर में वो कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया। फिर अगर हम टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगा उसे हम कहेंगे एवरेज स्पीड। लेकिन स्पीडोमीटर जो पल पल का या उस मोमेंट का स्पीड जो बता रहा है, वैसे स्पीड को क्या कहते हैं पता है? वैसे स्पीड को कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंट वर्ड से आया है कि इस इंस्टेंट पे गाड़ी का स्पीड कितना था। इंस्टेंट मतलब इस क्षण गाड़ी कितना तेज था। तो हर क्षण का गति बताने वाले स्पीड को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड ऑफ अ मोमेंट बट एवरेज स्पीड इज द स्पीड कैलकुलेटेड ओवर अ ड्यूरेशन। हाउ इज इट कैलकुलेटेड? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। तो बताओ भाई, अब स्पीड का मामला और क्लियर हो रहा है। ये जो हम लोग सिंपली स्पीड कहते थे, अब हमें दो अलग अलग टाइप के स्पीड के बारे में समझ में आ रहा है। जब हम टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन करते हैं तब हम एक जर्नी का एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि इस वक्त इसका स्पीड एग्जैक्टली इतना है, स्पीडोमीटर से देख के बताया गया, तब ऐसा स्पीड को कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। अभी तक अगर सब समझ में आ गया है तो बहुत अच्छा बात है भाई। आज डे 1 को यहीं पर रोक देते हैं। अगले वीडियो में यानी डे 2 के वीडियो में मैं तुमको एवरेज स्पीड के थोड़े सवाल कराना शुरू करूंगा। उसे समझ में आएगा तुमको मेरा सारा बात अभी तक समझ में आ रहा है कि नहीं। और प्लीज मेरे को कमेंट करके ये बताओ कि तुम लोग को मेरा साइंस टीचिंग कैसा लग रहा है। दिस इज माय फर्स्ट एवर वीडियो टीचिंग साइंस ऑन यूट्यूब एंड आई एम होपिंग इट फाइंड्स इट्स ऑडियंस। मेरे हाथ में तो है नहीं ना, एल्गोरिथम का जमाना है, तो ये यूट्यूब के प्रभु लोग इस वीडियो को उजागर करेंगे कि नहीं क्या पता। अब से थोड़ा देर यूट्यूब का भी पूजा करना पड़ेगा भाई। अपने हाथ में कुछ है नहीं, सब आपके हाथ में है। लेकिन अगर तुमको ये वीडियो पहुंच गया है और अच्छा लग रहा है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। देखो यहाँ पर ना ऐसे ही पढ़ाई होगा, कोई एग्जाम स्कोर 100 में 100 जेई वगैरह किसी चीज का टेंशन नहीं लेना है भाई। तुम जिस दिन साइंस और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को एग्जाम के बारे में सोच के पढ़ने लगोगे ना, उसी दिन से वो सब्जेक्ट तुम्हारे लिए जितने इंटरेस्टिंग हो सकते थे उसके आधे भी नहीं रहेंगे। और मेरा ये तुम लोग सभी से ये प्रॉमिस है कि इस चैनल पे अगले कुछ टाइम पे 8 से लेके 12 तक का मैथ्स का सारा चैप्टर, फिजिक्स का सारा चैप्टर और बहुत सारे केमिस्ट्री के भी चैप्टर्स मैं बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ाऊंगा, जिसको देख के तुमको सीखने में ही मजा आने लगे। तुम साइंस नहीं कॉमर्स लोगे तब भी तुम वो वीडियोस देखोगे, क्योंकि साइंस और मैथ्स जानने में इतना इंटरेस्टिंग है। इसके साथ ही साथ तुम डे 2 में देखोगे कि मैं क्वेश्चंस भी ऐसा कराऊंगा ना कि तुम चाहे जो भी एग्जाम दे रहे होगे, स्कूल एग्जाम में कुछ है ही नहीं, कोई भी एग्जाम उठाओ, कोई भी बुक भी ले लो, सारे टाइप के क्वेश्चन तुमको आराम से बनेंगे। मेरे क्वेश्चंस मैं खुद ही बनाता हूं, तुमको वो क्वेश्चंस भी बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाले हैं, बहुत मजेदार सोचने वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो सी यू इन डे 2। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय। कौन आया? मैं आया, कैमरा है। रिलेटिव बात पता नहीं, सब सही, जस्ट किडिंग, एक्चुअली नॉट किडिंग, यही सीखे आज। हाँ, मोशन इज रिलेटिव। बाय।